Honorable Speaker, sir, thank you so much for giving me this opportunity. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ये कविता ने मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। एक युवा को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हम सचमुच प्रयास करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक युवा के नेता के तौर पर युवाओं के मुद्दा मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि हैं। आज मैं एजुकेशन सिस्टम और नीट जैसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पेपर लीक की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करने के लिए खड़ी हूँ। ये मुद्दे हमारे युवा और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, भारत भाग्यशाली है कि देश की कुल जनसंख्या में 60% से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर छात्र हैं। ये युवा देश के विकास कार्यों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन सेक्टर को हमेशा इनसफिशिएंट बजट का सामना करना पड़ता है। सरकारी वादे भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं इन वादों को पूरा करते हुए नहीं देख रही हूँ। इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों और कॉलेज की व्यवस्थाओं पर पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकारी स्कूल में शिक्षा की भारी कमी है। भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी कमी के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को। इससे छात्र को क्वालिटी एजुकेशन पे असर पड़ रहा है। सर, किसी भी परीक्षा के पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत पर बेकार हो जाती है। मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 और यूपीपीएससी ARO पेपर लीक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। सर, इन दिस डिजिटल एज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स technology advancement, our school lack basic technology facilities. The situation is particularly bad in rural areas. It is imperative to connect students with modern technology so they can compete globally. Sir, the repeated incidents of paper leak weaken the trust of students and parents in the government and भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, सुंदर और अनोखा संविधान है। ये ऐसे भावनाओं के साथ बनाया गया है जो समानता, बंधुता और राष्ट्र एकता को बल देती है। आज जो मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी बात कर रही हूँ, यह शक्ति हमें हमारे संविधान ने दी है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा संविधान के मूल्य की रक्षा की और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। हमारे देश में हर नागरिक, चाहे जाति या धर्म कोई भी हो, खुद को सुरक्षित और शामिल महसूस करता है। लेकिन आज के दिन हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम संविधान के आदर्शों के अनुसार चल रहे हैं। 2014 से पहले भारत धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के प्रतीक था। 2014 से पहले सभी सरकारों ने संविधान का आदर किया था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखा। पिछले 10 वर्षों से जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई, इस सरकार ने संविधान की संस्थाओं पर निरंतर आघात करना जारी रखा। विकास के वादे पर विनाश की एक अंतहीन कथा रखी है। सरकार की नीतियां एक धर्म और प्राथमिकता देकर धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। असहमति जताने वाली को देशद्रोही कहा जाता और उनके खिलाफ हिंसा या धमकी को सही ठहराना आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सीधा उल्लंघन है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। 2018 में लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कंट्रोवर्शियल कृषि कानून ने किसानों का विश्वास तोड़ा, उन्हें रद्द किया गया, लेकिन किसानों की समस्या आज भी अनसुलझी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर संभल जैसे नए विवाद को जन्म देकर समाज में निरंतर घृणा और नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगी, सत्ता में बैठे लोगों ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। स्वतंत्र संस्थानों और मीडिया को दुरुपयोग किया जा रहा है। दलित की बेटी का अपहरण होना,
उनका रेप कर दिया जाना, उनके शव को पुलिस द्वारा रात को पेट्रोल डालकर जला दिया जाना, उनके घरों में आग लगा दिया जाता, सभी घटनाएं 70 वर्ष के बाद भी हो रहा है। यूपी सरकार ने ESM लागू कर हड़ताल पर रोक लगाया है। राज्य में कोई भी कर्मचारी आज 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है। साल 2014 से पहले तक जितने भी चुनाव हुए उन पर कभी उंगली नहीं उठी है, परंतु पिछले कुछ वर्ष में जिस प्रकार EVM पर उंगली उठी है, मत के साथ हेरफेर की बात समझ में आज सामने आई है। इससे निश्चय मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि पिछले 10 वर्ष में ध्यान दें। यह ऐसा दशक रहा जिसमें हमारे संविधान जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है को कमज़ोरी करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हमें ऐसे काम और नीतियों देखने को मिलता है जहां अधिकारों और स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे प्रियम्बल यह हमारे सामूहिक सपनों और मूल्य का प्रतीक है। ये जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करते हैं। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये सिद्धांत हर नागरिक के सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बने हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके अधिकारों को उत्थान करने की प्रतिबद्ध है और हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज़ हर राजनीतिक चर्चा में सुनी जाए। जाति जनगणना को हम सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यकता मानते हैं। हमारा संविधान की मूल भावना है ये कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। हमारी पार्टी और हमारे नेता PDA के माध्यम से संविधान की उसकी मूल भावना को साकार कर रहे हैं। भारत का संविधान हमें देता है संदेश, भारत का संविधान हमें देता है संदेश, हम सब बाद में सबसे पहले हमारा देश। जय भीम, जय समाजवाद। थैंक यू। मैं प्रिया सरोज जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं प्रिया सरोज जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।